हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज इन्हें एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ खूबसूरत सी लाइन्स आप लोगों के लिए। सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। क्या कहा मैंने? सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। मतलब सक्सेस वहां पर है जहां पर आपकी तैयारी और अपॉर्चुनिटी वो दोनों क्या करती है, मीट करती है। राइट, इस बात को ध्यान रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे पूरा एंजाइम पढ़ लेते हैं, पूरा हार्मोन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है। मेरा मकसद इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर कुछ ऐसे वीडियोस को लाने का है जो आप लोगों को ना आते हो, राइट, या आप लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, वो चीज़ मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। आज का थीम है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सब लोग एंजाइम्स पढ़ते हैं, हार्मोन्स पढ़ते हैं, लेकिन एकदम से कोई पूछ ले कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है तो आप फंस जाते हो। तो इसलिए आज का थीम है हार्मोन और एंजाइम में अंतर। यहाँ पर करेक्टर लिख रखे लक्षण, यहाँ पर एंजाइम लिख रखा है और यहाँ पर हार्मोन लिख रखा है। तो अपने डिस्कस करते हैं। मतलब यदि हम इसकी केमिस्ट्री देखें, रासायनिकी देखें, तो एंजाइम जो होते हैं, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये तो सुना ही होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं। लेकिन जो हार्मोन होते हैं, याद रखना, हार्मोन प्रोटीन, अमीन, प्रोटीन, एमीन या स्टीरॉइड हो सकते हैं। स्टीरॉइड हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? हार्मोन, प्रोटीन, अमीन या स्टीरॉइड हो सकते हैं। आप जानते हो ना, कोई हार्मोन जो होते हैं स्टीरॉइड होते हैं, कोई प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कोई अमीन प्रकृति के होते हैं। तो हार्मोन्स अलग अलग हो सकते हैं। चलो, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इनका आणविक भार। यदि आणविक भार की बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं इनका आणविक भार उच्च होता है, हाई होता है। आणविक भार उच्च होता है। और इनका जो आणविक भार है, आणविक भार क्या होता है भाई? कम होता है। हार्मोन्स का आणविक भार कंपैरेटिवली क्या होता है भाई? एंजाइम से कम होता है। मोड ऑफ एक्शन, मतलब इनका ये कैसे एक्शन करते हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन आप समझ पा रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से ये एक्शन करते हैं। तो दे ऑलवेज एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, मतलब ये जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये तो सुना होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक हैं। अरे भाई, जो कि क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं बिना उसमें प्रयुक्त हुए, राइट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच बूस्ट अप द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इन इट। तो ये देखो, ये जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। एंड इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बात समझ में आ रही? एंड इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब एंजाइम जो होते हैं बेटा वो एक बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, जो कि क्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो दे ऑलवेज एक्ट एज बायो कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और मोड ऑफ एक्शन ये कैसे होते हैं? तो ये या तो कैसे होते हैं? एक्साइटरी होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं, राइट। यानी कि एक्साइटरी या तो ये जैसे कि प्रेरक होते हैं, राइट, या फिर इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है बेटा? संदमक होते हैं। ईदर दे में भी एक्साइटरी, भाई हार्मोन्स या तो एक्साइटरी होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं इन दियर फिजियोलॉजिकल एक्शन। मतलब हार्मोन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है प्रेरक ही हो। कुछ हार्मोन जो होते हैं कई सारी क्रियाओं को संदमन भी करते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो एक्साइटरी हो सकते हैं या इनहिबिटरी हो सकते हैं इन दियर फिजियोलॉजिकल एक्शन, राइट। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। नाउ साइट ऑफ एक्शन, मतलब इनकी क्रिया का स्थल, साइट ऑफ एक्शन क्या है? तो आइदर एक्ट इंट्रासेलुलरली और कैरिड बाय सम डक्ट टू अनदर साइट। आइदर एक्ट इंट्रासेलुलरली, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? अंतःकोशिकीय। या तो ये कोशिका के भीतर क्रिया करते हैं बेटा,
समझ पा रहे हो? आइदर एक्ट इंट्रासेलुलरली, या तो कोशिका के भीतर एक्ट करते हैं, या किसी नलिका के द्वारा, या किसी नलिका के द्वारा, या किसी नलिका के द्वारा अन्य स्थल पर ले जाए जाते हैं, अन्य स्थल पर ले जाए जाते हैं। क्लियर है? तो या तो ये क्या करते हैं, इनका क्रिया का स्थल क्या है, या तो अंतःकोशिकीय यानी कि कोशिका के भीतर ही क्रिया करते हैं, या फिर कोई नलिका इन्हें अन्य स्थल के ऊपर लेके जाती है। तो आइदर दे एक्ट इंट्रासेलुलरली और दे आर कैरिड बाय सम डक्ट टू अनदर साइट, जनरली कैरिड बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। और हार्मोन्स को रक्त लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है, लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है। आर यू गेटिंग? लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है। तो जनरली कैरिड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन, जनरली कैरिड बाय ब्लड टू अ टारगेट ऑर्गन। हार्मोन्स को रक्त लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है, राइट? हार्मोन्स को रक्त जो होता है वो लक्ष्य अंग तक लेकर जाता है, जनरली कैरिड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। और ये जो है एंजाइम्स या तो कोशिका के अंदर क्रिया करते हैं या फिर किसी अन्य स्थल के ऊपर नलिका के द्वारा ले जाए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब सांद्रता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, रिएक्शन रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन अप टू अ लिमिट। मतलब कि इनकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दर भी बढ़ती है, समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? इनकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दर भी बढ़ती है। रिएक्शन रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन बट अप टू अ लिमिट, एक सीमा तक। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। मतलब एक सीमा तक सांद्रता बढ़ाओगे, याद रखना एंजाइम की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, पर एक सीमा तक याद रखना, एक सीमा तक ही। उसके बाद में तुम कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ या जिसको कि हम कहते हैं रिएक्शन रेट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? डेफिशिएंसी, किसी हार्मोन की कमी या किसी हार्मोन की अधिकता, ठीक है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डिजीजेज उत्पन्न कर सकती है। मतलब हार्मोन की अधिकता या कमी दोनों ही रोग उत्पन्न कर सकती है। हार्मोन की अधिकता या कमी और रोग उत्पन्न कर सकती है, ठीक है भाई? क्या कहा मैंने? हार्मोन की अधिकता या कमी रोग उत्पन्न कर सकती है या कोई डिसऑर्डर उत्पन्न कर सकती है। नाउ डिफ्यूजिबिलिटी, राइट? ये क्या चीज़ है भाई? डिफ्यूजिबिलिटी है ना, मतलब विसरणशीलता। डिफ्यूजिबिलिटी, विसरणशीलता का मतलब क्या होता है भाई? विसरणशीलता, नॉन डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये कोशिका झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते। कोशिका झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते। कोशिका झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते। कोशिका झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते हैं। डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, ये कोशिका झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते हैं। तो ये भी डिफ्यूजिबिलिटी, विसरणशीलता के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंजप्शन, उपयोग या उपभोग। कंजप्शन, नॉट यूज्ड इन मेटाबॉलिक फंक्शंस और यूज्ड अप इन
मेटाबॉलिक फंक्शंस, इसका जो उपयोग है नॉट यूज्ड इन मेटाबॉलिक फंक्शंस, मतलब ये मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर, उपापचयी क्रियाओं के अंदर, राइट, नॉट यूज्ड इन उपापचयी कंजप्शन, मतलब ये क्रिया में भाग नहीं लेते या उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते, मतलब उपयोग में नहीं आते। उपापचयी क्रियाओं में भाग, उपापचयी कार्यों में उपयोग नहीं आते, मतलब ये उपापचयी कार्यों में उपयोग नहीं आते, मतलब दर तो बढ़ाएंगे, देखो कंफ्यूजन मत रखना, दर तो बढ़ाएंगे लेकिन उपयोग में नहीं आते। और ये क्या करते हैं, उपापचयी कार्यों में प्रयोग आते हैं, मतलब ये यूज्ड अप हो जाते हैं, ठीक है ना, ये कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है ना, इनका उपभोग हो जाता है, उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग आते हैं, ठीक है ना। और ये जो उपापचयी कार्यों में उपयोग में नहीं आते, मतलब क्रिया की दर को तो बढ़ाएंगे लेकिन उसमें यूज नहीं होते हैं, क्रिया पूरी होने के बाद में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हार्मोन से एक बार यूज हो गए तो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब ये रिवर्सिबिलिटी का मतलब तो समझते हो। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो ए से बी, एंजाइम जो होते हैं किसी भी क्रिया को ए से बी या बी से ए, दोनों डायरेक्शन के अंदर कैटलाइज कर सकते हैं, दोनों दिशाओं के अंदर उत्प्रेरित कर सकते हैं, है ना। उत्क्रमणीयता कहते हैं इसको, रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। हार्मोन कंट्रोल रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल, मतलब ये अभिक्रियाएं, हार्मोन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती, है ना। हार्मोन द्वारा प्रेरित क्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती, हार्मोन द्वारा प्रेरित क्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती है, जबकि ये कैसे होती है, उपाप और कंजप्शन के अंदर एंजाइम कभी भी उपापचयी कार्यों में उपयोग नहीं आते और वहाँ पर उपापचयी कार्यों में उपयोग आ जाते हैं। टेम्परेचर एंड पीएच, तापमान व पीएच की बात करते हैं। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच, है ना, प्रभावित हो जाते हैं। आप जानते हो कि विशिष्ट ताप के ऊपर एंजाइम हमेशा विशिष्ट ताप और पीएच के ऊपर ही काम करते हैं, तो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच व ताप व पीएच से प्रभावित नहीं, ताप व पीएच से प्रभावित नहीं, ताप व पीएच से प्रभावित नहीं होते हैं। और ग्लैंड्स, ग्रंथियां प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित, बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित। और ये क्या है, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित। तो इतना तो सभी जानते हैं कि जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो कि हार्मोन का स्रावन करती है, और एंजाइम का जो स्रावन है वो कौन करती है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां करती है जंतुओं में। क्लियर। तो दोस्तों ये जो वीडियो बेस्ड था वो एंजाइम और हार्मोन के ऊपर बेस्ड था। हम लोगों ने अभी तक 145 वीडियोस आप लोगों के लिए रोज़ाना इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर हम लोग लेकर आए हैं। इनफैक्ट संडेज़ को भी और गजेटेड हॉलीडेज़ जितने भी हैं, फेस्टिवल्स के ऊपर भी आप लोगों को हम लोग वीडियोस दे रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो नए वीडियोस के साथ में पुराने वीडियोस को भी देखो।
बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और रोज़ाना हम लोग इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इनको ज़रूर देखिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे, इंतज़ार कीजिए।